हम लोगों का अगला टॉपिक है आज आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश का आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? देखिए, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा और पहले से जान लीजिए। सबसे पहले एक कणाद ऋषि थे, उन्होंने कण का खोज किया था। कणाद जो ऋषि थे उन्होंने किसका खोज किया था? कण का खोज किया था। और उसके बाद जो है 1803 ईस्वी में डाल्टन आए। तो डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। और उस समय तक यह माना जाता था कि अणु अविभाज्य है, अणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परंतु बाद में सर जे टॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, चैडविक आए और उन लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। और वह परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें परमाणु का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु इतना बड़ा परमाणु नहीं होगा, मैं समझाने के लिए बनाया हूं, घबराइएगा मत कि इतना बड़ा परमाणु आ गया। तो ये परमाणु है, इसमें जो है ये हमारा है न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप देखिए कि न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। प्रोटॉन क्या है? तो धनावेशित है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? तो ऋणावेशित है। तो आप यह जान लीजिए कि नाभिक में उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होती है जितने की नाभिक के बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। परमाणु जो होता है वह वैद्युत उदासीन होता है। अब यही से निकलता है कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह पदार्थ धनावेशित होता है। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह पदार्थ जो होता है वह अधिकता है, तो वह पदार्थ ऋणावेशित होता है। तो अब आपसे कोई भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है आपका, तो आप एकदम आसान तरीके से बताएंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं
नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितने की बाहर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बाहर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब यहां से आपको मैं बता दूं कि यहां से यह स्पष्ट होता है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब कि वह पदार्थ ऋणावेशित है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी का अर्थ है पर उसका कि वह पदार्थ धनावेशित है। यदि किसी पदार्थ पर कहा जाएगा कि 4 कूलाम का ऋणावेश है, इसका मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यदि कहा जाएगा 4 कूलाम का धनावेश है तो इसका अर्थ यह है कि उस पर धनावेश का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग का है कूलाम का नियम। बिल्कुल इसको तैयार कर लेना है। यह जो है एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। आपके एग्जाम में यह आने वाला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम देखिए सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 2 चार्ज है। इस तरह से एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज जो है यहाँ पर है। एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। Q1 है चार्ज और Q2 है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है। यह पॉइंट मान रहे हैं A है और यह पॉइंट मान रहे हैं कि B है। क्या है नियम उसको जानिए। इसका नियम क्या कहता है कि किन्हीं इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों
के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, मैं नियम क्या लिखा हूं। देखिए एकदम आसान है नियम, एकदम याद नहीं करना है आप लोगों को, है केवल पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, 2 बार अपने मन से बोलते रहिए, कैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलते रहिए। क्या बोलेंगे नियम में कि इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल छूट गया यहाँ पर, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नियम क्या कर रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोलेंगे नियम कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ये बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात यानी प्रोपोर्शनल होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड F is proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, इक्वल का चिन्ह लिखते हैं, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग जानते हैं अब कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं और इक्वल का चिन्ह लिखते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज एनी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, F इज इक्वल टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वह कांस्टेंट क्या है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह कब के लिए है, जब यहां पर निर्वात हो तब के लिए। यदि इसके बीच अब कोई माध्यम रख दिया जाएगा, यहां पर माध्यम, अब वह माध्यम कैसा भी हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, तो वहां पर अब हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू
1 बाई, यहां पर देखिए माध्यम को अंग्रेजी में मीडियम कहते हैं और उसके बीच जो बल लगेगा उसको हम एफएम से इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो एफएम इज इक्वल हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि एफएम इज इक्वल टू, देखिएगा 1 बाई के, कैपिटल के है, और ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। 1 बाई के 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो बल यहां पर है वही बल यहां पर है, केवल यहां 1 बाई के है। 1 बाई के होने का मतलब है कि यदि कोई माध्यम होगा तो वहां पर जो बल होगा वह निर्वात की अपेक्षा 1 बाई के गुना हो जाएगा, 1 बाई के गुना हो जाएगा। बात समझिएगा थोड़ा सा कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यह जो बल है, देख रहे हैं ना, हवा में है, यहां पर निर्वात में है और यहां भी निर्वात में है, तो इसका 1 बाई के से गुना है। इसका अर्थ है कि किसी माध्यम में उसके उन दोनों आवेशों के बीच जो बल होगा उसकी अपेक्षा की 1 बाई के गुना होगा। अब एप्सिलॉन 0 क्या है और के क्या है? तो एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। शीलता तथा कैपिटल के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें कि एफएम क्या होगा। फिजिक्स एकदम आसान है, देख रहे हैं ना आप लोग। अरे भाई कुछ लोग कह रहे हैं कठिन है, आप लोग कह रहे हैं कि आसान है। तो फिजिक्स इज द फिलॉसफी। फिजिक्स क्या है? दर्शन करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। केवल एक बार देख लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपको याद हो जाएगा, और नहीं याद होगा तो आप लोग पूछिएगा कि सर जी आप बोले थे याद नहीं हो रहा है। तो आप देखिए यहां पर कि ये हो गया। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा मान लिख सकते हैं। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यहां पर अब F इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। देखिए आप लोग को एकदम आसान लग रहा होगा। कूलम का नियम कोई भी आपसे पूछे तो कहिएगा भाई कि मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है कूलम का नियम? तो किन्हीं दो बिंदु आवेश, कौन कौन, Q1 और Q2, उसके बीच लगने वाला जो बल होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देखिए इस प्रोपोर्शनल टू लिखे हैं, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के माने आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती माने 1/r²। कठिन लग रहा है आप लोगों को? अरे यार इसमें क्या है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी कह सकते हैं, या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दोनों का बात एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। और फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा सा यहाँ पर मिट गया है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब यहां से निकल जा रहा है कि दोनों में एक कॉमन है, देख रहे हैं ना, यहां पर Q1 Q2 इंटू 1/r², तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से हम लेके चले हैं यहां पर, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो और बराबर का चिन्ह लिखेंगे, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज एनी कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। आप यहां पर एक प्रश्न हमसे कर सकते हैं। क्या प्रश्न कर सकते हैं? मन में आएगा, अरे भाई कांस्टेंट के जगह पर तो के लेते थे, खाली ये कहाँ दूर से ले आकर रख दिया है इतना बड़ा कांस्टेंट। तो देखिए ये नियम जो है कुलाम दिया था और कांस्टेंट भी वही रखा था, हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बाई प्रैक्टिकली उसने इसको निकाला था। तो F इज इक्वल टू ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। अब हम लोगों का Fm इज इक्वल टू जो होगा, यदि माध्यम हो, अब देखिए ये निर्वात के लिए था, निर्वात के लिए या हवा के लिए भी कह सकते हैं, और यहां पर माध्यम होने पर Fm इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल के। कैपिटल के क्या है? तो परावैद्युतांक है, Q1 Q2 अपान r²। अब इस के को बाहर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए इसको ऐसे उतार दिए, यहां से क्या सिद्ध हो रहा है? अब आप यहां पर एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fm बराबर हो जाएगा क्या? तो 1/k इंटू F। Fm इक्वल टू 1/k इंटू F। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है कि जब माध्यम रखा जाएगा और उसका परावैद्युतांक k है, तो अब उसके बीच का जो बल होगा 1/k गुना हो जाएगा, 1/k गुना हो जाएगा। अब ε0 क्या है? ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और k को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब है 1/4πε0 का जो मान है ये 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, F इक्वल टू 1/4π का मान रखिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे।